मेरा नाम कामरान है और आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूँ जिसे हम अक्सर महज इत्तेफाक कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जादू कभी इत्तेफाक नहीं होता। ये एक बहुत ही सोचा समझा और बेहद बारीक वार होता है। बात शुरू होती है मेरी चाची से। चाची, वो औरत जिसका चेहरा तो हमेशा ममता की तरह दमकता था, लेकिन उसके अंदर हसद का वो सांप पल रहा था जिसने हमारे पूरे खानदान को डस लिया। उनसे हमारी बोलचाल पिछले 3 सालों से बिल्कुल बंद थी। वजह वही पुरानी जायदाद की दुश्मनी और वो कीना जो अपनों को अपनों का खून पीने पर मजबूर कर देता है। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो चाची ने हमारे आबाई घर के उस हिस्से पर भी दावा कर दिया जो मेरे वालिद ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था। वो चाहती थी कि हमें इस छत से महरूम करके सड़क पर ले आएं। बात अदालत तक पहुंची और जब फैसला हमारे हक में आया तो चाची ने भरी अदालत के बाहर मेरी मां की तरफ अपनी कांपती हुई उंगली उठाकर एक ऐसी बात कही जो आज भी मेरे कानों में शीशे की तरह उतरती है। तुम जीत तो गई हो, लेकिन याद रखना, इस घर की दीवारें तुम्हारे बच्चों का खून मांगेंगी। जश्न मना लो, क्योंकि तुम्हारी नस्लें अब मिट्टी की अमानत है। तब हमें लगा वो सिर्फ हारी हुई औरत का गुस्सा था, लेकिन वो बद्दुआ थी जो काली स्याही और जादुई गिरहों में डूबी हुई थी। फिर आई पिछले साल की बकरा ईद, कराची में तीसरे दिन की वो रात मुझे आज भी याद है। फिजा में एक अजीब सी बोझिल सड़न थी, जैसे हवा थम गई हो। आसमान पर काली घटाएं ऐसे तनी हुई थीं जैसे कोई काला कफन। बिजलियां ऐसे कड़क रही थीं जैसे आसमान फटकर हम पर गिर जाएगा। रात के ठीक 2 बज रहे थे। पूरा मोहल्ला गहरी और बेखबर नींद में था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे कमरे के कोने में रखी हुई लकड़ी की पुरानी कुर्सी वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी, जैसे कोई नादीदा बूढ़ा वजूद उस पर बैठा अंधेरे में मुझे देख रहा हो। मैंने उठकर लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन बटन दबाते ही बल्ब जोरदार धमाके से फट गया। इसी लम्हे मेरे घर के लोहे के भारी गेट पर 3 ऐसी दस्तकें हुईं जो दिल की धड़कन रोक दें। इस वक्त, इस तूफानी बारिश और कड़कती बिजली में कौन हो सकता था? मैंने खिड़की के पर्दे को थोड़ा सा हटाकर बाहर झांका। गेट के पास एक दुबला पतला सूखा हुआ लड़का खड़ा था, जिसके सर पर चादर तनी हुई थी, मगर वो चादर बारिश से गीली नहीं हो रही थी। मैंने हिम्मत जमा की और टॉर्च लेकर बाहर निकला। जैसे ही मैंने गेट का कुंडा खोला, एक ऐसी यकबस्ता हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया कि मुझे लगा जैसे किसी ने मुर्दा खाने का दरवाजा खोल दिया हो। वो लड़का, उसका चेहरा चादर के गहरे साए में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी उंगलियां वो गैर मामूली तौर पर लंबी, पीली और किसी सूखी हुई टहनी की तरह मुड़ी हुई थीं। उसने स्टील का एक पुराना और वजनी टिफिन मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कब्र के अंदर से कोई बोल रहा हो, लरजती हुई और खुश्क। ये चाची ने भेजा है। कहा है कि ईद पर पुरानी तलखियां खत्म कर देनी चाहिए। इसमें कलेजी और गोश्त है। इसे अभी पकाना और फज्र से पहले इसे खत्म कर देना। घर में कोई भी फर्द इससे महरूम न रहे। मैंने टिफिन पकड़ लिया। टिफिन इतना ठंडा था जैसे इसे बर्फ के नीचे दबाया गया हो। मेरे हाथ सुन्न होने लगे। मैंने जैसे ही उससे ये पूछना चाहा, तुम कौन हो? चाची ने इतनी रात को क्यों भेजा? तो उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुड़ा और उसके चलने की आवाज नहीं आई। वो बारिश के अंधेरे और साए में ऐसे गायब हुआ जैसे वो जमीन में धंस गया हो। मैं वो टिफिन उठाकर किचन की तरफ बढ़ गया, ये सोचे बगैर कि ये कोई सुलह का तोहफा नहीं, बल्कि चाची का वो आखिरी वार है जो हमें मिटाने के लिए किया गया था। मैं टिफिन लेकर किचन में दाखिल हुआ। किचन की फिजा में पहले ही एक अजीब सी नमी थी,
लेकिन जैसे ही मैंने वो स्टील का टिफिन स्लैब पर रखा, किचन का दर्जा ए हरारत एकदम गिर गया। मेरी अपनी सांसें धुएं की तरह फिजा में मुंजमद होने लगीं। टॉर्च की रोशनी में वो टिफिन ऐसे चमक रहा था जैसे वो स्टील का नहीं बल्कि किसी धातु का बना हुआ ताबूत हो। मेरे अंदर से कोई बार बार चीख कर कह रहा था, कामरान, इसे मत खोलना, इसे अभी बाहर फेंक आओ। लेकिन वो इंसानी तजस्सुस और चाची की वो जहरीली हमदर्दी मुझे मजबूर कर रही थी। मैंने कपकपाते हाथों से टिफिन के कुंडे खोले। जैसे ही ढक्कन अलग हुआ, एक ऐसी सड़न किचन में फैली कि मेरा जी मथला गया। ये गोश्त की बू नहीं थी, ये ऐसी बू थी जैसे किसी ने पुरानी कब्र खोदकर उसमें से गला सड़ा मवाद निकाल लिया हो। टिफिन के अंदर गोश्त का रंग सुर्ख नहीं बल्कि स्याह काला था, बिल्कुल कोयले की तरह काला। और इस गोश्त के रेशों के अंदर सफेद रंग की बारीक सुइयां चुभी हुई थीं जो चांद की हल्की सी रोशनी में ऐसे चमक रही थीं जैसे किसी सांप के दांत हों। मैंने घबराकर टॉर्च मारी तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। टिफिन के ढक्कन के अंदरूनी हिस्से पर खून जैसी किसी चीज से मेरा और मेरी माँ का नाम लिखा हुआ था और इन नामों के गिर्द एक काला धागा 9 गिरों के साथ बंधा हुआ था। अभी मैं इस मंजर को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि किचन की दीवार पर मेरी नजर पड़ी। वहां मेरा साया साकिन खड़ा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं तो हिल रहा था मगर मेरा साया वहीं जमा हुआ था। अचानक वो काला गोश्त जो टिफिन में था उसमें एक थरथराहट पैदा हुई। वो मुर्दा गोश्त धड़कने लगा, बिल्कुल एक जिंदा दिल की तरह। वो गोश्त आहिस्ता आहिस्ता टिफिन के किनारों से बाहर उबलने लगा। वो किसी लेसदार माते की तरह फर्श पर गिरा और रेंगता हुआ दीवार की तरफ बढ़ने लगा। मैंने पीछे हटने की कोशिश की मगर मेरा जिस्म पत्थर का हो चुका था। मैंने देखा कि वो काला गोश्त दीवार पर चढ़कर मेरे साये के सीने में समा गया। जैसे ही वो गोश्त साये के अंदर गया, मुझे अपने सीने के ऐन दरमियान में ऐसी शदीद चुभन महसूस हुई जैसे किसी ने जहर में बुझी हुई सुई बराहे रास्त मेरे दिल में उतार दी हो। दर्द इतना शदीद था कि मैं घुटनों के बल फर्श पर गिर गया। मेरा अपना साया अब दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ दीवार से बाहर उभर रहे थे और वो बिल्कुल चाची के उस लड़के जैसा लग रहा था जो बाहर टिफिन देकर गया था। मुझे महसूस हुआ कि कोई नादीदा हाथ मेरा गला भींच रहा है। मैं बोलना चाहता था, अपनी माँ को पुकारना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज मेरे हलक में ही दम तोड़ गई। इसी लम्हे किचन की खिड़की जोर से खुली और बारिश का ठंडा पानी अंदर आने लगा। बाहर से वही लड़का दोबारा नजर आया जो अब खिड़की के पास खड़ा एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझे तड़पता हुआ देख रहा था। उसने अपने हाथ से एक इशारा किया और मेरा साया दीवार से मुकम्मल तौर पर जुदा होकर मेरे ऊपर झुक गया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे थे जो मेरी रूह को पी रहे थे। मैं किचन के ठंडे फर्श पर पड़ा तड़प रहा था और वो काला साया जो मेरा अपना अक्स था मुझ पर इस तरह हावी हो रहा था जैसे शिकारी अपने शिकार को दबोचता है। दर्द की लहरें मेरे सर से पांव तक दौड़ रही थीं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे जिस्म के अंदर कोई गर्म माया नहीं बल्कि पिघला हुआ सीसा भर दिया गया हो। इसी आलम में मुझे घर के दूसरे कमरे से अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। वो शायद नींद में कराह रही थीं। ममता की इस आवाज ने मुझ में एक आखिरी हिम्मत पैदा की। मैंने अपना पूरा जोर लगाकर खुद को फर्श से घसीटा और किचन से बाहर हॉल की तरफ बढ़ा, लेकिन हॉल का मंजर देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। हमारे घर का वो हॉल जहां हम खुशियों भरे दिन गुजारते थे
अब किसी कदीम मजार या जादुई कोठड़ी का मंजर पेश कर रहा था। फर्श पर जगह जगह वही काली मिट्टी बिखरी हुई थी जो कब्रिस्तानों में होती है। दीवारों पर लगी हमारे खानदान की तस्वीरें उल्टी हो चुकी थीं और इन तस्वीरों के पीछे से खून जैसी कोई काली रुतूबत रिस रही थी। मैं अपनी माँ के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैंने हैंडल पकड़ा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने दहकता हुआ लोहा छू लिया हो। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, लेकिन कोई नादीदा ताकत उसे खुलने नहीं दे रही थी। मैंने दरवाजे की दरज से अंदर झांका तो मेरी रूह फना हो गई। मेरी माँ बिस्तर पर साकित लेटी थीं, लेकिन उनके चारों तरफ वही 7 काले कुत्ते जो मैंने पहले गली में देखे थे, दायरा बनाकर बैठे थे। वो भौंक नहीं रहे थे, वो सिर्फ एक खास ताल में गर्रा रहे थे, जैसे कोई काला मंत्र पढ़ रहे हों। अचानक घर के फोन की घंटी बजी। इस खामोशी में वो आवाज किसी धमाके से कम नहीं थी। मैंने लरजते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से कोई सांस लेने की आवाज आई और फिर चाची की हंसी गूंजी। वो हंसी नहीं थी, वो किसी चुड़ैल का कहका था। कामरान, गोश्त पकना शुरू हो गया है। चाची की आवाज में एक ऐसी शैतानी खुशी थी कि मेरा लहू मुंजमद हो गया। मैंने कहा था ना, तुम्हारी नस्लें मिट्टी की अमानत है। देखो, तुम्हारे घर की मिट्टी अब जाग चुकी है। जो नजराना मैंने भेजा है उसे तुम्हारा साया कबूल कर चुका है। अब तुम चाहो भी तो भाग नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा अपना वजूद अब तुम्हारा दुश्मन बन चुका है। फोन मेरे हाथ से छूट कर गिर गया। इसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा तो वो काला साया अब मुकम्मल तौर पर एक ठोस शक्ल अख्तियार कर चुका था। उसका कद छत को छू रहा था और उसके हाथों में वही स्टील का टिफिन था, लेकिन अब इस टिफिन के अंदर से गोश्त नहीं, बल्कि इंसानी हड्डियां बाहर निकल रही थीं। उसने अपना सूखा हुआ हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया। उसके नाखून मेरी खाल में पैवस्त होने लगे। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया। मैंने आंखें बंद कर लीं और अपनी जिंदगी की आखिरी दुआ मांगने लगा। लेकिन तभी मुझे याद आया कि चाची ने उस लड़के के जरिए एक बात कही थी कि इसे फज्र से पहले खत्म करना है। यानी उनके पास सिर्फ फज्र तक का वक़्त था। इस साए के नाखून मेरी गर्दन में उतर रहे थे और मेरे दिमाग में अंधेरा छाने लगा था। वो बू, वो सड़न अब मेरी रगों में उतर रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि अगर मैंने अभी कुछ न किया तो मेरी रूह हमेशा के लिए इस स्याह कैद में चली जाएगी। अचानक मेरे कानों में अपनी माँ की वो आवाज गूंजी जो वो बचपन में मुझे सोते वक्त सुनाया करती थी। कामरान, हिम्मत मत हारना। अल्लाह का नाम हर दीवार को गिरा देता है। मुझ में जैसे बिजली का एक करंट दौड़ा। मैंने अपनी पूरी ताकत जमा की और अपना हाथ झटक कर उस साए की गिरफ्त से आजाद कराया। मैं घिसटता हुआ हॉल के बीच में पड़ी उस काली मिट्टी के पास पहुंचा जहां मेरा साया अब भी रक्स कर रहा था। वो साया अब मेरा नहीं रहा था, वो चाची के जादू का एक मोहरा बन चुका था। मैंने आंखें बंद की और बुलंद आवाज में आयत अल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जैसे ही मेरे मुंह से पहला लफ्ज निकला, पूरे घर में एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने शीशे का पहाड़ तोड़ दिया हो। वो काला साया तकलीफ से चिंघाड़ा। वो आवाज ऐसी थी जैसे सैकड़ों जानवर एक साथ झिबा हो रहे हों। घर की दीवारें लरजने लगीं और वो तस्वीरें जो उल्टी लटकी हुई थीं, वो आग के शोलों में बदल गईं। चाची का वो जादू अब अपनी हकीकत बदल रहा था। मैंने देखा कि वो काला गोश्त अब आग पकड़ रहा है। मैंने तिलावत जारी रखी। बाहर से 7 काले कुत्तों के चीखने की आवाजें आने लगीं। अचानक किचन से वही स्टील का टिफिन उड़ता हुआ हॉल में आया और पाश पाश हो गया। इसके अंदर से वही 9 गिरहों वाला काला धागा निकला। मैंने जलती लकड़ी उस धागे के करीब की। जैसे ही आग ने उसे छुआ, एक भयानक चीख गूंजी। वो धागा जलकर राख हुआ और मेरे सीने का दर्द गायब हो गया। लेकिन जादू का आखिरी वार अभी बाकी था। अचानक किचन से वही सड़न दोबारा उठी। वो काली मिट्टी सिमट कर एक इंसानी हयूला बनने लगी। वो हयूला चाची का था। उनका चेहरा मिट्टी से बना था और वो तड़प रही थीं। उनके मुंह से निकला, "ये मिट्टी मुझे खा रही है कामरान, इसे रोको।"
मैं समझ गया कि जादू का वार खाली नहीं जाता। इसी लम्हे फज्र की अजान गूंजी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अजान की आवाज टकराते ही वो हयूला एक चीख के साथ बिखर गया। घर का बोझ और वो सड़न एकदम खत्म हो गई। मैं माँ के कमरे में गया। वो सुकून से सो रही थी। लेकिन हॉल में जहां वो काला गोश्त गिरा था, वहां एक मुस्तकिल सियाह निशान बन चुका था। अगले दिन खबर मिली कि चाची बेहोश पाई गईं। उनका पूरा जिस्म नीला पड़ चुका था। वो बच तो गईं, लेकिन उनकी जबान हमेशा के लिए बंद हो गई। आज भी आईने में मुझे अपना साया धुंधला नजर आता है, जैसे इसका कुछ हिस्सा अभी भी उस टिफिन में कैद हो। दोस्तों, अपनों का हसद जादू से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि कभी-कभी दस्तक देने वाला आपका अपना खून भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।